ये है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट एमसीक्यू। ये हम कैसे एमसीक्यू बनाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू बनाएंगे सुपरवाइजर तो नहीं बन सकते ना, तो एमसीक्यू बनाना आना चाहिए ना। सो दैट इज कंस्ट्रक्टेड इन 2 स्टेजेस। ये जो आपको मैंने फॉर्म दिए हैं, ये बेसिकली वी वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एमसीक्यू बनाने के लिए क्या तरीका है। ठीक, तो उसमें इसको 2 स्टेजेस में बनाया है। अगर आप इसमें से गो थ्रू हो जाए तो ये सारी की सारी बातें इसमें आ जाएंगी कि 2 स्टेजेस में एमसीक्यू कैसे बनाना। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, इस टर्मिनोलॉजी को समझ लीजिए, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये भी इसको जब आप डिस्कस करते हैं जो आपको मैंने दिया हुआ है, उसको अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। फिर आपको दिया इसलिए कि इसको देख के आपने एमसीक्यू बनाना है। थीम क्या होती है, व्हाट इज थीम? जी जनाब, आप ना थोड़ा सा इस तरफ आइए, यहाँ जी, यहाँ मेन सिम्पटम और उस हाँ मेन हेडिंग मेन टॉपिक सर होल मेन हेडिंग या मेन टॉपिक को आप थीम कहते हैं जी। और होल आइडिया बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ होल आइडिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? मींस के आपका जो आप सिस्टम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके पीछे एक आइडिया होता है, उसको थीम कहते हैं। जो क्वेश्चन है उसके पीछे जो आइडिया होता है उसे थीम कहते हैं। फिर टॉपिक क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या है? पर्पस थीम जी। थीम में एमसीक्यू थीम ये एमसीक्यू बनाना जी। और थीम टॉपिक है, टॉपिक है टॉपिक का पर्पस भी एमसीक्यू बनाना है। हाँ, इस पर्पस के लिए एमसीक्यू बनाना है। जो कुछ आप बता रहे हैं, जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, वो बेसिकली आपकी थीम है। जो शुरू में पहला जुमला है ना आपका, प्रेजेंट, जिस चीज के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है वो थीम है। मिसाल के तौर पे अ पेशेंट हैज प्रेजेंटेड विद अ रेड आई, ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट से भी है। तो मैं ये बात बताने लगा था कि थीम जो है वो यही चीज़ है, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें तो एग्जांपल में कार्डिक एरिथमिया लिखा हुआ है। कार्डिक एरिथमिया थीम है, पेशेंट में प्रेजेंट विद कार्डिक एरिथमिया। सर पेशेंट के सिम्टम्स तो पैल्पिटेशन होगी या कुछ इस तरह की होगी ना, वो ये कार्डिक एरिथमिया भी हो सकता है। नहीं पेशेंट आके पेशेंट आया है, आपके पास एरिथमिया भी आपने पल्स देखी है, पल्स नॉर्मल नहीं है, आपने कहा एरिथमिया। तो उसकी जो थीम होगी वो इरेगुलर पल्स होगी या पैल्पिटेशन होगी या मिसिंग बीट होगी। इरेगुलर पल्स कार्डिक एरिथमिया के बगैर हो सकती है? नहीं हो नहीं हो सकती। सकती। गलती है इसमें, ठीक है, इरेगुलर पल्स होगी, लेकिन कार्डिक एरिथमिया जो है जी जी वो डायग्नोसिस। अच्छा रेड आई एंजाइम प्रेजेंटिंग फेज कॉमन, ये भी ठीक है। ठीक है, तो सेम में हो गया डिस्निया, सडन ऑनसेट सडन ऑनसेट ऑफ डिस्निया। सर ये देखिए ना, एंटीबायोटिक एंजाइम ये प्रेजेंटिंग कंप्लेंट कैसे होगी? ये नहीं है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, ये थीम लिखी है, लेकिन इसमें मैं बताता हूँ आपको ये क्यों लिखी है, ये भी बताऊँ ये क्यों लिखी है। ठीक है, फिलहाल इसको समझिए, ये समझ आ गई बात। अब अगली बात करते हैं। अब होता ये है कि बेसिक साइंसेज में बाद दफा प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होती नहीं। बेसिक साइंसेज में आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट तो निकलती नहीं है। बिग टॉपिक उसके लिए ये इन्होंने एक आपको विंडो दी हुई है। फार्माकोलॉजी में आपने किसी ड्रग की पूछनी है, एंटीबायोटिक की पूछनी है, ड्रग की कॉम्बिनेशन पूछनी है। सो दैट्स व्हाई इन बेसिक साइंसेज, जब भी बेसिक साइंसेज के एमसीक्यू की बात होती है, 70% C1 जो है ना दे आर एक्सेप्टेड। बेसिक साइंसेज में अप टू द 70% C1। अब एनाटॉमी में क्या आप सिनेरियो कितने की बना लेंगे? उन्होंने रिलेशंस पूछने हैं, आगे क्या पीछे क्या, वो चेंज तो नहीं होता, तो वो तकरीबन रोड मेमोरी होती है आपकी जो पूछ रहे हैं। फार्माकोलॉजी में जो ड्रग रिएक्शन पूछ रहे होते हैं वो रोड मेमोरी होती है। इसकी वजह से एंटीबायोटिक लिखा हुआ, ये वजह वहां उन्होंने जो एंटीबायोटिक आ, ठीक है। तो इस वजह से टॉपिक जो ब्रॉडर सेंस है, एक टॉपिक है वो थीम टॉपिक थीम नहीं होती। जितने क्लिनिकल साइंसेज वाले हैं उनके लिए टॉपिक थीम नहीं है। क्लिनिकल साइंसेज में कोई टॉपिक थीम नहीं। बेसिक साइंसेज में आप लिख सकते हैं क्लिनिक, अगर आप क्लिनिकल किसी साइंसेज से आपका ताल्लुक है तो आपकी थीम होगी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। मिसाल के तौर पे इनके मरीज ने प्रेजेंट किया ड्राउजीनेस के साथ, तो हम ये कहेंगे कि इनके पेशेंट में जो थीम है वो ड्राउजीनेस। ठीक है, क्लियर है ये बात? बिल्कुल यस। और बेसिक्स में क्या हमारी लिमिटेशन है वो मैंने क्लियर कर दिया।
कि जब बेसिक साइंसेस की बात आती है हर दफा आप थीम नहीं बना सकते, सो दैट्स व्हाई टॉपिक इज एक्सेप्टेड एज अ थीम। अगली चीज, सब थीम क्या होती है? जो थीम वो है जो आपने सिनेरियो में बताया है। थीम क्या है? जो पूछना है इस जो पूछा है वो सब थीम है। यस अब पूछते क्या है आप? आप पूछते हैं जनाब डायग्नोसिस, व्हाट इज आस्क्ड डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन। ये क्या है? ये क्या है जी? सब थीम। सिनेरियो, सिनेरियो क्या होता है? सिनेरियो सर ये बैठ है जी 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 ये सिनेरियो में आप क्या करते हैं? एक सीन क्रिएट करते हैं, आप क्लिनिकल सीन क्रिएट करते हैं और उसके बारे में सवाल करते हैं। पहले जो पूछा जाता था ना, पहले जो सवाल होते थे वो सवाल होते थे राइट अ नोट ऑन दिस, राइट अ नोट ऑन दिस। ये जो मुख्तलिफ तरह के इस तरह के सवाल होते थे, लेकिन अब इस तरह के सवाल नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते, उन्होंने कहा जी रट्टा लगा के लोग आ जाते हैं, समझ तो आती नहीं। क्यों जी? कदे मरीज ने आके तो दसिया जी मैनू जड़ा है कार्डियोमायोपैथी है, वो तो किसी ने डायग्नोसिस किया हो तो फिर आके बता भी देते हैं, वरना अदरवाइज मरीज को नहीं पता होता मुझे बीमारी क्या है। ठीक है आजकल गूगल वाले मरीज भी हैं, मैडम गूगल काफी काम करती है, मरीज लोग गूगल करके आ जाते हैं, लेकिन उसमें काफी सारे मसले बताए जाते हैं। सर ये इंग्लिश जो आपने एमसीक्यू का है उसमें सर जॉन्डिस की था, ड्राउजीनेस की और फीवर की था जी हम इसमें कैसे वाकई देखें, जब तक जॉन्डिस था, जब तक अगर फर्ज किया कि उसके फीवर की वजह से वो उसे लेके आ गए, वैसे में आपको इसमें से आप कुछ भी रख सकते हैं, जॉन्डिस भी रख सकते हैं, फीवर भी रख सकते हैं, आप उसका जनाब ड्राउजीनेस भी रख सकते हैं। असल जो मेरी जो राय है एज मेडिकल, मुझे मेडिसिन का नहीं पता, ना मुझे सर्जरी आती है ना मुझे मेडिसिन आती है, लेकिन मेरी अपनी राय ये होगी कि जिस वजह से वो मरीज को लेके आए हैं ना, जिस सिम्टम के अपीयर होने के बाद वो मरीज को लेके आया वो आपकी थी। इसकी वजह से वो लेके आए हैं। पहले जिस चलते फिर तो मैं बड़ी पहले भी सांस जाना था, लेकिन अब जो आए वो पेन की वजह से, तो चेस्ट पेन होगा इसमें, वरना एक्सर्शनल डिस्निया भी थीम हो सकती है कि अब मैं चलता हूँ ना तो मेरा सांस फूलता है, तो इसका मतलब है एक्सर्शनल डिस्निया थीम हो सकती है। जो आप पूछ रहे हैं वो सब थीम है, एंड मेक इट वेरी क्लियर कि आप क्या पूछ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन पूछना चाहते हैं, मैनेजमेंट पूछना चाहते हैं, डायग्नोसिस पूछना चाहते हैं, इंटरप्रिटेशन पूछना चाहते हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं ये बड़ा है। सिनेरियो जो है ना उसमें आप एक सीन क्रिएट करें। एक लाख होता है बिगनिंग, ये जो मूवीज होती है ना, मूवीज में बाद में एक छोटा सा सीन दिखाते हैं पहले, बंदा आया उसने स्टैब किया, 4-5 बंदों को गोलियां चलाई ठक 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 और फिर वो भाग गया। 6 months later सर, उसके बाद लिखा हुआ होता है 6 months अर्लियर या 2 दिन पहले शुरू में जो सारे तलवारों से एक दूसरे को मार रहे हैं, वो जो सीन दिखाया जाता है ना उसको लिख देते हैं, उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है। स्टार्ट कैसे करना है आपने, हाउ यू हैव टू स्टार्ट। वहां पे ना कुछ लफ्ज लिखे हुए होते हैं, ए लिखा हुआ होता है, जैसे ही आप ई-लॉग खोलते हैं ना ए 40 ईयर, ये पक्का पक्का लिखा हुआ होता है। अच्छा ये आप पढ़ने की कोशिश करें, नहीं करता, ठीक है। तो जब आपने लिखना है तो आपने ऐसे ही स्टार्ट करना है कि बंदा कौन है, ठीक। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप क्लिनिक में बैठे या आप हॉस्पिटल में बैठे हैं, आउटडोर में बैठे हैं और आप अपने पास में कागज रख लें, पहला मरीज आया, देखे क्यों आया, बाजी में कोई था ना बड़ा दर्द थी ना, आप लिखने पेन लोअर एब्डोमेन, ये आपकी थीम बन गई। और अब जो कुछ वो बता रही है तो सारी की सारी चीजों को नोट करते जाए, ये आपका एक एमसीक्यू बन जाए। रियल स्टोरी का लिखने की कोशिश करें, किताब की स्टोरी ना लिखें। जब आप एमसीक्यू बनाते हैं तो गलती ये करते हैं कि किताब की स्टोरी लिखी हुई होती है, उसका पता लग जाता है, वो भी अभी बताता हूं कैसे पता लगता है। जब तक आप न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं देते ना, वहां पे अक्सर एक बंदे की मैंने देखा उसमें सारे एमसीक्यू में एक ही लफ्ज लिखा था, ही प्रेजेंटेड विद हाइपरटेंशन, ही प्रेजेंटेड विद ब्रेथलेसनेस, ठीक है, ही हैज गॉट टैकिकार्डिया, भाई लिखो ब्लड प्रेशर कितना था। जैसे ये डॉक्टर साहब कौन आए थे आखिर में, मसूद साहब आए थे, और इनका एमसीक्यू मैंने इसलिए चूज किया था कि इसमें ये सारी चीजें लिखी हुई थी,
GCS इतना था फलानी चीज। इसका मतलब है कि इन्होंने को रियल पेशेंट देखा हुआ है जिसको इन्होंने नरेट किया वहां पे, तो उन न्यूमेरिक वैल्यू को लिखना बड़ा जरूरी है। ठीक है, सेंटेंसेस जितनी भी आपकी एकेडमिक राइटिंग है उसका जो लिखने का जो तरीका है, जो जैसे हम अपने स्टूडेंट को बता रहे होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखिए। बाद लोगों के MCQ ऐसे होते हैं, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद दैट एंड लगा के ना फिर शुरू हो जाते हैं, हिज ब्लड प्रेशर वाज इतना एंड अल्ट्रासाउंड इतना एंड अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग वाज एंड ऑन इनिशियल मैनेजमेंट एंड करते करते जुमला ही खत्म हो गया, सिनेरियो खत्म हो गया। तो छोटे छोटे जुमले लिखिए, छोटे छोटे जुमले। ये जो आपका अब ई-लॉग है उसमें वो उसकी मिकदार मुकर्रर है, लेकिन आपने छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखेंगे तो आपकी जो एकेडमिक राइटिंग है उसमें ब्यूटी पैदा होगी। तो शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए। अवॉइड द एब्रिविएशंस, ये एब्रिविएशन आपने नहीं लिखी कभी। एब्रिविएशन जब आप लिखते हैं इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो यू हैव टू अवॉइड द एब्रिविएशन। ये जो ये वाला जी जरूर ये ले लें, तस्वीर ले लें, जहां आपने रोकना हो बता दीजिए। जब तक आपके MCQ पूरे नहीं होते एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, वो सॉफ्टवेयर मैं आपको शो करने लगा हूं, अपने दिमाग में इसको डाल दें। जब भी MCQ लिखने लगे ना, ये वाली स्लाइड याद कर लीजिएगा, ये कंपोनेंट्स ऑफ अ टिपिकल सिनेरियो। आपने जो सिनेरियो बनाना है इसमें ये चीजें फाइंड कर लीजिएगा। अगर ये चीजें पूरी हैं तो आपका MCQ ठीक होगा, सिनेरियो ठीक होगा। जो आपने सिनेरियो बनाया, जो आपने सिनेरियो लिखा हुआ है, अगर उसमें ये वाली चीजें मौजूद हैं तो आपका सिनेरियो बिल्कुल ठीक है। और इसी तरतीब से हो बेहतर ये है। पहली चीज आपने डाली प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम। पहली चीज क्या डाली? प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम। दूसरी चीज आपने लिखनी है ये हिस्ट्री ड्यूरेशन ऑफ द साइन एंड सिम्टम। प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम और हिस्ट्री की कुछ डिटेल, थोड़ी सी चीजें हिस्ट्री। नंबर 3 आपने डालनी है रिलेटिव फिजिकल फाइंडिंग। जो फिजिकल फाइंडिंग है विच आर लीडिंग टू द डायग्नोसिस, आपने वो बताना। ठीक है, चौथी चीज आपने बतानी है रिजल्ट ऑफ डायग्नोस्टिक स्टडीज। जो आपने स्टडीज करवाई हैं उसमें क्या डायग्नोस्टिक स्टडीज की क्या रिजल्ट आया। जैसे डॉक्टर मसूद ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ था अल्ट्रासाउंड में लिवर की फाइंडिंग। दूसरी फाइंडिंग इन्होंने बड़े प्रॉपर तरीके से बताई। और व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ इनिशियल ट्रीटमेंट। अगर आपके सिनेरियो में ये पांचों चीजें मौजूद हैं, इसको ना आप रट्टा लगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसके सारे जो है ना इसका स्क्रीनशॉट लेके जब तक आपके सिनेरियो नहीं बनते ना आप इसको सामने रखें। ये मोस्ट आज के पूरे दिन की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये 5 चीजें होनी चाहिए हर सिनेरियो के अंदर। प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन की फाइंडिंग और इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग और इनिशियल मैनेजमेंट में क्या निकला, ये चीजें होनी चाहिए हर सिनेरियो के। सर अगर आप MCQ बना रहे इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर तो उसमें तो ट्रीटमेंट और ये डायग्नोस्टिक्स में चला जाएगा, उसमें पहले 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन फिर भी आती है जब आप पूछते हैं कि व्हाट विल बी द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई हुई है वो आपको बात दफा बतानी पड़ती है। और अगर आप समझते हैं कि अभी इनिशियली आया तो ठीक है, उसे वेट कर दें आप। जैसे हम समझते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, अब इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, कुछ फाइंडिंग आप बता देते हैं। देखिए इन्वेस्टिगेशन में बात दफा आपको इन्वेस्टिगेशन बताना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जो चीजें आप बता रहे हैं वो आप चीज उसमें से निकालना चाहते हैं कि अब फर्दर हम क्या करवाएंगे। उसमें भी जरूरत पड़ती है इन्वेस्टिगेशन बताने की। लेकिन अगर आप समझते हैं कि हम नहीं बताना चाहते तो ना बताएं, लेकिन ऊपर वाला मटेरियल क्लियर होना चाहिए सारे का, ठीक है। लेकिन टिपिकली जो MCQ में चीजें देखी जाती हैं वो ये आगे चले लीड एज से काम है जी। क्लिनिकल साइड वहाँ तक आगे मसलन मिसाल के देखिए नहीं आप ऐसे करें ना, आपने सिनेरियो बता दी है, उसमें कुछ फिजिकल फाइंडिंग बता दें, हिस्ट्री बता दें, प्रेजेंटिंग न्यूमरेट बता दें, और उसके बाद अगर आप कोई साइन ऐसा पूछना चाहते हैं तो व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट
physical sign, further important physical sign you will look for to reach a diagnosis. तो आप देख सकते हैं इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तो गाइड कर देगा, अगर इन्वेस्टिगेशन भी लिखते हैं आप ओमिट कर दीजिए, फिर कोई आप ओमिट कर दीजिए, बिल्कुल आप ओमिट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। हर जगह इनिशियल ट्रीटमेंट तो नहीं होती, लेकिन अगर आपने कोई इनिशियल ट्रीटमेंट दी है तो आपको बतानी पड़ेगी। वो लेवल देना पड़ेगा कैसे? के सिनेरियो का लेवल C2 हो जाएगा ना उससे। देखिए जी, मैं बताता हूँ उसका तरीका कार ये होगा कि आप सिनेरियो बनाइए, उसके लिए जो आइडियल जो कंडीशन है मैं बता देता हूँ, उसका तरीका कार है कि आप सिनेरियो बनाइए और उस सिनेरियो में से बनते हो 4 डायग्नोसिस। अब आपकी एक साइन या सिम्टम है जिसमें आप कहेंगे कि डेफिनेटली अब यही डायग्नोसिस है, तो उसमें आप पूछ सकते हैं कि और कौन सा फिजिकल साइन है जिससे आप फाइनल आप डायग्नोसिस बना सकते हैं। डायग्नोसिस बताना जरूरी नहीं है, लेकिन जिस तरह वो ज्यादा लीड कर रहा है उस तरह बताना पड़ जाएगा उसको, लेकिन वो फिर होना एक चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि 2-3 साइन ऐसे हैं, ये साइन होगा तो इस तरफ जाएगा, ये साइन होगा तो इस तरफ जाएगा, उसका फिर टेक्निकल तरीका ये होता है कि जो आप पूछना चाहते हैं ऑप्शन लिस्ट में उसको लिखे बाकी बनाना कि इसका जवाब ये भी हो सकता है। अच्छा सर, ये सारे कंपोनेंट एक इंस्टीट्यूट पे ज्यादा मस्त है या अपने मर्जी से बात कर सकते हैं? मसलन और बहुत का तो इसमें सर्टिफिकेट में स्टिल की रिलेवेंट ना हो या रिलेवेंट फिजिकल फाइंडिंग ना हो। देखिए जी, रेलेवेंट फिजिकल फाइंडिंग का ना होना ये भी डायग्नोसिस में हेल्पफुल हो, तो इसलिए लिखिए। एक पेशेंट आया जिसको कोई क्लिनिकल साइन सिम्टम नहीं है तो लिखिए क्लिनिकली इज ऑलराइट, बंदा ऑलराइट है, बात ठीक है, लेकिन फलाना मसला बना हुआ है, मेंशन करना है, उसका मेंशन करना जरूरी है। मतलब मिसाल के तौर पे एक बंदा अदरवाइज ही वाज हेल्दी एंड ही हैज गॉट नो फिजिकल फाइंडिंग एंड ही हैज गॉन फॉर, जैसे इंसिडेंट लोमा का नाम आप लेना चाहते हैं मिसाल के तौर पे, कि इंसिडेंट लोमा होता है ना कि इंसिडेंटली आपने किसी डायग्नोसिस पे आप पहुंच गए, रेट्रोपेरिटोनियल कोई मैस निकल आया इंसिडेंटली, इसको कहते हैं इंसिडेंट लोमा, तो उसमें आपने लिखना ही है कि पेशेंट अदरवाइज फिजिकली देयर इज नो फाइंडिंग, ही वाज परफेक्टली ऑलराइट, बट बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम या ये कि वो अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गया और देयर वाज अ सस्पिशियस मैन ओवर हियर, अब बताएं क्या चाहिए, लेकिन फिजिकली लिखना जरूर है। चीजों का नॉर्मल होना भी तो फाइंडिंग है, नॉर्मल होने से इसका मतलब बहुत सी चीजों को आप रूल आउट कर देते हैं, एक्यूट इमरजेंसी कोई नहीं है भाई, इलेक्टिव सिचुएशन, ठीक है, क्लियर, आगे चले। हाँ जी खावर साहब इजाजत है, इजाजत। लीड जो होता है ना वो ऐसे लिखते हैं, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट विल बी। लीड इन लिखने के 2 तरीके, पिछली दफा पढ़ा पड़ गया और कहा जी लीड इन ऐसे लिखना है कि आपने फ्लो में लिखना है द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट विल बी, दूसरे का नहीं, ऐसे नहीं लिखना, आपने लिखना है व्हाट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। मैंने फिर फोन किया कराची, सिराज साहब हमारे डायरेक्टर है टीएमई, मैंने उन्हें फोन किया सर कैसे लिखना है, तो उन्होंने बात को क्लियर कर दिया। इस वाले फॉर्मेट को कहते हैं कंप्लीशन फॉर्मेट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखेंगे और आगे वो 2 नुक्ते डालेंगे, क्या कहते हैं कॉलन डालेंगे, आगे कॉलन डालेंगे आप और ये लिखेंगे, इसको कहते हैं कंप्लीशन फॉर्मेट। और ऐसे भी लिख सकते हैं व्हाट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट, और इसको कहते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट। जब आप ई लॉग खोलेंगे तो सीपीएसपी के ई लॉग में यू कैन राइट इट इन आइदर वे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। कंप्लीशन फॉर्मेट एंड क्वेश्चन फॉर्मेट। आगे चलेगी, जो चीज समझना है रोक दीजिएगा। ऑप्शन लिस्ट, ऑप्शन लिस्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी सुनो, बड़ी जरूरी है क्योंकि सारे कंपोनेंट पूरे होंगे तो काम पूरा होगा, हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 अल्फाबेटिक ऑर्डर में होने चाहिए। जो सऊदी मेडिकल काउंसिल है वो कहती है अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं, जो लेंथ है उसके ऑर्डर में होना चाहिए, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। जो सीपीएसपी का फॉर्मेट है वो कहते हैं अल्फाबेटिक या न्यूमेरिक ऑर्डर में, ठीक है। सीपीएसपी जो कहती है वो ये है, और लेंथ उनकी कोशिश करेंगे इक्वल हो। इक्वल लेंथ ना होने से क्या होगा, इक्वल लेंथ ना होने से क्या होगा, जो एज बड़ा है ना
जहन उधर जाता है शायद एक चीज ना हो। विजुअल भी उसको पढ़ने में थोड़ा वो Visually भी इफेक्ट होता है, Psychologically साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट होता है, इसलिए कोशिश करेंगे इक्वल लेंथ हो, लेकिन हर दफा ये मुश्किल मुमकिन नहीं होगा, लेकिन कोशिश करनी है कि इक्वल लेंथ हो। जी जो कैरेक्टरिस्टिक है ऑप्शन लिस्ट में ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जी सर जरूर सर, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में या न्यूमेरिक ऑर्डर में और इक्वल लेंथ में होने चाहिए। ओके सर आगे चलिए, हो गया सर। ऑप्शन लिस्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है, करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी नंबर 1, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, इंडिस्प्यूटेबली बेटर, बाकियों से बेहतर होनी चाहिए, कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए, बिकॉज व्हाट यू आर राइटिंग इज सिंगल बेस्ट आंसर, नॉट द वन करेक्ट आंसर, इसलिए ये बेस्ट जो है ना वो होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। नंबर 2, बेस्ट होगा ये एग्जामिनर के पेपर सेटअप में जो सब्जेक्टिव फीलिंग होगी तो उसको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया भी होगी। ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए, वरना वो एमसीक्यू बात नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूं, वो भी बताते हैं आपको, अभी बता रहा हूं, बगैर रेफरेंस के आप नहीं कह सकते, रेफरेंस के बगैर आप कैसे कहेंगे, वो भी बताते हैं। प्लॉजिबल एंड इफेक्टिव, लगे भी कि वाकई यही ठीक है, जो फील्ड वाले हो गए हाँ जी यही बनता है। अगर गायनी का स्टैंडर्ड तो 3 गायनोकोलॉजिस्ट को बुला के पूछिए और कहेंगे यही जवाब, ठीक है। अच्छा एक और भी बड़ा जबरदस्त तरीका है, आप ऑप्शन लिस्ट ना दिखाएं, आप क्या करें, आप ऑप्शन लिस्ट ना दिखाएं और आप किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से वो सवाल पूछ लें, अगर जवाब वही बता दे जो आपकी ऑप्शन लिस्ट में करेक्ट है तो इसका मतलब है आपका एमसीक्यू ठीक बनाओ, ये क्रॉस चेक हो गया। ऑप्शन लिस्ट ना दिखाएं उसको और वैसे उसे सवाल पूछ लें, वो कहे जी ये जवाब बनता है, अगर वही जवाब है जो आपकी ऑप्शन लिस्ट में आपने करेक्ट रखा हुआ तो इसका मतलब है 90% चांसेस हैं कि आप 10% फिर भी मार्जिन, ठीक है। और सिमिलर इन कंस्ट्रक्शन एंड लेंथ भी ज्यादा इक्वल होनी चाहिए, ग्रामेटिकली एंड लॉजिकली कंपैटिबल। हम समझ रहे होते हैं कि जनाब चीजें, जैसे मिसाल के तौर पे हम जुमला लिख रहे होते हैं कि a patient has presented with this और उसके बाद आगे लिखा होता है BP 120/90, भाई ये कोई जुमला नहीं, his और her BP is this much, जुमला लिखिए, जुमला पूरा जुमला होना चाहिए समझने के लिए, ठीक है। और बाद दफा गायनी में वो लिख देते हैं ना GP, वो जो सारा कुछ लिखा होता है आपने गैस्ट्रेशनल इतना और पैरा इतना, अगर वाकई ये एक्सेप्टेबल है सारे गायनोकोलॉजिस्ट को और एक कॉमन सी चीज है तो आप लिख सकते हैं, वरना अदरवाइज यू हैव टू एक्सप्लेन दैट थिंग, उसको पूरे को लिखने की जरूरत है। द अदर ऑप्शन मस्ट बी क्लियरली इनकरेक्ट और इंफीरियर, क्लियरली इनकरेक्ट और इंफीरियर होनी चाहिए, या तो इनकरेक्ट हो या उससे बाकी से हल्की हो, मे बी करेक्ट इन अदर कॉन्टेक्स्ट, किसी और कॉन्टेक्स्ट में वो ठीक भी हो सकती है, हो सकता है कि किसी और कॉन्टेक्स्ट में लें तो वो ठीक हो जाए। सर वो तो इजी आंसर होगा, लेकिन वेग हो जाएगा बहुत ही वो क्या मतलब, बहुत लेकिन तो इतनी रेलेवेंट नहीं है, इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करनी पड़ी, C1 बन गया। नहीं आपने लफ्ज का लिखा हुआ है, सिर्फ इनकरेक्ट नहीं लिखा हुआ, इंफीरियर भी लिखा हुआ है कि मिलता जुलता वन बेस्ट में आप 2-3 ऑप्शन ऐसे देखिए, 1-2 ऑप्शन तो ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल गलत हो, और मेरी राय है कि 1-2 ऑप्शन ऐसी होनी चाहिए कि ऊपर वाली निकाल दें तो वो करेक्ट हो जाए। ये सर बस आगे सर ले लिया था सर जो ऊपर की जो हमारी स्टेम होती है उसमें हम डॉट्स वगैरह या इस तरह शॉर्ट सेंटेंस में लिख सकते हैं, जैसे मिसाल देखो सिम्पटम लिखिए हम कहते हैं विद फॉलोइंग वाइटल्स, वे देखिए जुमला है ना, या हमेशा विद फॉलोइंग, देखिए जी आपने लिखा है विद फॉलोइंग वाइटल्स और फिर ये लिखा है आगे, तो ये जुमला है, ये तो जुमला है ना, आपने एक्सप्लेन किया हुआ है कंटीन्यूअस वे में। देखें जी बात असल में ये है कि वो जो जगह है ना आपकी, जब आप देखेंगे वो जगह इतनी ज्यादा होती नहीं है, तो इस तरह अगर आप किसी में अपने पास पेपर में तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर वहां पे जगह है तो आप देखते हैं। अच्छा जी ये जरा समझ लीजिएगा, सिनेरियो, नीडेड और ऑप्शन लिस्ट, इन तीनों को मिला दें तो इसको कहते हैं आइटम। क्या कहते हैं? आइटम। अली रजा भाई ये वो वाला आइटम नहीं है
कहना है बड़ा आइटम। इस आइटम में क्या क्या चीजें हैं? इसमें सिनेरियो है, लीड इन है और ऑप्शन लिस्ट। ठीक है जी। एक बड़ा, ये जरा थोड़ी सी एग्जांपल देख लीजिएगा जी। ये 2018 में बनाया जी जी बिल्कुल ऐसे बनाया जैसे लिखा हुआ हमने भी इस पे सबमिट कर दिया जी, ऐसे सबमिट होगा। देख रहे हैं आप, आपके वहां पे ऐसे ही सबमिट होगा जब आप लिखेंगे। भाई ऑथर नेम तो वैसे ही आ जाता है, देखते जाइए आप जी। स्पेशलिटी जनरल सर्जरी है, टॉपिक है थर्मल इंजरी, थीम है बर्न, सब थीम है एस्टिमेशन ऑफ बर्न एरिया। ठीक है। और क्वेश्चन की बिगिनिंग जो है वो ये है, 18-year-old male has burnt entire anterior trunk, left upper extremity and 2 hand size area on left thigh। ये जो कह रहे थे इन्वेस्टिगेशन लिखने की जरूरत है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत अभी हमें नहीं है। क्यों? कि अभी हम क्लिनिकल असेसमेंट करवा रहे हैं। ठीक है। The estimated total body surface area of burn environment will be, ये लीड इन है। ठीक है जी। और ऑप्शन लिस्ट ये है, न्यूमेरिकल ऑर्डर में है 20, 27, 29, 36, 45। प्रीवियस स्लाइड ये प्रीवियस है। नेक्स्ट पे चलें जी, ये नेक्स्ट स्लाइड। और इसके बाद जो आपने चीजें लिखनी होती है, नंबर 1 आपने की लिखनी है, की C1 C, और कॉग्निशन लेवल है C2। आपने एक डाटा दिया हुआ है और आप उससे जस्ट सिंपली इंटरप्रेट करवाना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली उसे वो मतलब आगे डायग्नोसिस या वो जो एरिया है तो वो पूछना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेशन ऑफ डिफिकल्टी मॉडरेट है, और रेफरेंस इसका ये है। हर एक में आपने रेफरेंस जरूर लिखना है, ये आपका जो लीड होगा उसमें भी आपने रेफरेंस लिखना होगा। इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें एक चीज मिसिंग है कि आपने उसका एडिशन जरूर लिखना है। एडिशन पूछते हैं आपसे, जो आपका ये लॉग है उसमें एडिशन पूछा जाता है। हाँ जी जी, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कोई स्टाइल इसका नहीं है, ये वो वाला रेफरेंस नहीं है वैंकूवर वाला और एपीए वाला, वो वाला ये नहीं है, हार्वर्ड स्टाइल नहीं है जी। अगर उसको भी रिसर्च आर्टिकल रेफरेंस भी दे सकते हैं। देखिए जी, रिसर्च आर्टिकल अगर ऑथेंटिक किताब का नॉन जर्नल ऑफ अमेरिका का तो आप देख लें। अगर कोई ऐसी किताब है या ऐसा जर्नल है, अगर कोई चीचू की मलिया में छपा हुआ तो मेरा नहीं ख्याल उसका रेफरेंस आप दे सकते। कोई ऐसा जर्नल हो जो कि एक्सेप्टेड हो HEC से, अच्छी जगह हो, जो आपकी फील्ड में कॉन्टिन्यूसली चला जा रहा है, तो आप लिख लें। हाँ जी, वैलिड भी हो। अच्छा जी, ये और एमसीक्यू देखिएगा, उसी तरह का एमसीक्यू मैनेजमेंट ऑफ वर्क है। पहले वाला था एस्टिमेशन ऑफ एरिया पे, अब किस पे है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। और क्वेश्चन स्टैंड ये है, 30 फीमेल प्रेजेंटेड इन A&E विद circumoral burn with things nasal hair, coughing, black color sputum, the O2 saturation is 78। हमने फाइंडिंग भी बता दी, कुछ क्लिनिकली भी बता दिया, रिजल्टिंग भी बता दी, हिस्ट्री भी बता दी। What will be the most appropriate immediate management for this patient? ये कौन सा फॉर्मेट है जी? क्वेश्चन फॉर्मेट। ये क्या है? क्वेश्चन फॉर्मेट। और ये कौन सा फॉर्मेट है? The most appropriate immediate management option for this patient will be, ये कंप्लीशन फॉर्मेट। और ये इसके आगे स्टेम आगे कहीं पे आपके ये देखना सिंपल सर्वर डायग्राम है, डरमानी ये थोड़ा सा लंबा हो गया। अच्छा, ये अल्फाबेटिक ऑर्डर है। ठीक है, ए वे मैनेजमेंट ऑप्शन है। और कॉग्निशन लेवल C3 है, क्योंकि आपने डिजीज भी बताई हुई, खुद डायग्नोसिस बनाना और अगले लेवल पे जाना। अब आपका एक और मसला हल करने लगा, गौर से सुनिएगा, ये बड़े कमाल की जगह है। ये वाला जो आपको बताना है, कॉग्निशन लेवल क्या होता है, ये बड़ी जरूरी चीज है समझने की। जी बताइए। दिमाग के इस्तेमाल कितना होता है सर? सोचने समझने का दिमाग का इस्तेमाल कितना होता है? दिमाग पे बोझ कितना पड़ता है? क्रिटिकल थिंकिंग को रिलेशन की रीजनिंग बहुत करना। देखिए, बात क्वेश्चन आपके C2 होते हैं, लेकिन उसमें भी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा आ जाती है, तो दैट विल बी अ क्वालिटी MCQ। जरूरी नहीं है कि C3 वाली क्वालिटी MCQ।
ये जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि दिमाग का इस्तेमाल कितना होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंगल प्रॉब्लम, सिंगल सॉल्यूशन, रिकॉल। टू प्रॉब्लम, सिंगल सॉल्यूशन, comprehension. Multiple problem, single solution analysis. I refer this slide to Dr. Rao Rashid Kamal. ये उनसे मैंने ये स्लाइड ली है और बड़ी अच्छी मेरा ख्याल है कि ये जो डॉक्टर साहब ने कहा है ना दिमाग का इस्तेमाल, तो इसके मुताबिक आप ये सोच सकते हैं कि ये आपका कॉग्निशन हिसाब से शेरों से शब्द है किसी को शेरों से यस कौन वाले शेरों से खाने पे दोनों से है। तो व्हाट इज कॉग्निशन लेवल? ये कोई पढ़ के दिखाएगा कि क्या आप में जाने ना दीजिए मगज को बात में जाने का दीजिए। मगज कहते हैं शहद की मक्खी को ये परवाना कहाँ से आ गया और मगज मगज से बनता है मोम, मोम से मोमबत्ती बनती है, खावर नाम है ना आपका? खावर साहब को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। देखें और से देखें जरा, इधर है शहद की मक्खी और इधर है मोमबत्ती जहाँ पे नाहक खून परवाने का खून हो रहा है। दरमियान में कितने स्टेप है? देखो जी स्टेप पे कुछ शहद की मक्खी, शहद चूसा, छत्ता बनाया, छत्ते से मोम निकला, मोम से मोमबत्ती बनी और मोमबत्ती से परवाने का खून हो गया। कॉग्निशन लेवल क्या है? कॉग्निशन लेवल ये है कि आपके जो दिमाग है उस पर कितने स्टेशन आ, पहला स्टेशन, दूसरा खब्बे जाना, उधरों फिर सज्जे जाना, उधरों फिर खब्बे जाना, कहता है सज्जे जाएगा खब्बे जाएगा, ना तुम सज्जे जाना ना खब्बे जाना, तो सीधे जाना। तो कितने स्टेशन आ रहे हैं बीच में, कितने ट्विस्ट आ रहे हैं बीच में, दिस इज एक्चुअली कॉग्निशन। जी मैं अभी दिखाता हूँ, जी दोबारा दिखाता हूँ, शेर भी दिखाता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि कॉग्निशन लेवल बेसिकली क्या है कि स्टूडेंट के दिमाग को कितने आपने घूमन देरियां डाली है। ये एग्जांपल जो है ना बड़े तपस्या के बाद निकाली है और ये दिस इज माय ओन, ये बड़े काफी मेरे दोस्तों ने मुझसे ये वाली वीडियो शेयर भी की है जब। तो इसमें कॉग्निशन लेवल क्या है जी? इसमें C5 C6 लेवल। अच्छा जो बात बताने वाली है, जो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, अली रजा भाई बड़े गौर से सुन रहे हैं, तो CPSP C3 से आगे बात नहीं करता, लेकिन लिटरेचर में आपको C6 बात लिखी है। C6 तक कॉग्निशन का लेवल है जब आप लिटरेचर को देखते हैं। अब हम आपको वो शेयर